सही। बिलाल साहब, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की पार्लियामान में, जब उनको वज़ीर आज़म का वोट मिला, उन्होंने मफाहमत की पॉलिटिक्स की बात की, दावत दी तहरीक इंसाफ को कि हमारे साथ मिल के चलें। लेकिन पीटीआई ये कहती है कि एक तरफ गिरफ्तारियाँ होती हैं, एक तरफ हमारे एक्स चेयरमैन जेल में हैं, दूसरी तरफ आप मफाहमत की बात कर रहे हैं। आप खुद सीरियस नहीं हैं मफाहमत के लिए? जी मुजम्मिल साहब, देखिए, ये बदकिस्मती से इस जमात का एक रवैया है। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा की तरह एक जमहूरी जमात का सबूत देते हुए पीएमएलएन की तरफ से फिर से ये पेशकश की है। मगर आप पिछले 10-12 साल में देख लें तो पहले 2013 से 18 की हमारी हुकूमत देख लें तो तब भी पीटीआई बाहर धरने कर रही थी, पार्लियामान की दीवारों पर शलवारें टांग रही थी, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें टांग रही थी। और उस वक्त भी इस सब के बावजूद इलेक्शंस एक्ट की इलेक्शंस एक्ट की एक्ट है उस टाइम पे जब उसकी फॉर्मुलेशन हो रही थी एक पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो तब भी हमने पीटीआई को साथ शामिल किया हुआ था। और उसके बाद आपने देखा कि फिर से हमारी इस कोalition गवर्नमेंट में भी बार बार पेशकश हुई। शहबाज शरीफ साहब ने तब भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहले हाथ आगे बढ़ाया, मगर उन्होंने फिर से हाथ जुटलाया। उससे पहले 4 साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत रही, उसमें आपको याद होगा कि वो कहते थे मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं हूं। बालाकोट जैसे हादसे के बाद भी वो एक पार्लियामेंट्री जब कट हुआ था जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वो तब नहीं बैठे थे। तो उनकी बेतहाशा मिसालें हैं। ये एक आमरीत की सोच की, ऑटोक्रेटिक सोच की एक जमात है जी। मगर इसके बावजूद क्योंकि पार्लियामान में ये हैं, हमारी तरफ से कोशिश रहनी चाहिए और रहेगी स्पीकर साहब की तरफ से भी कि हम पूरे हाउस को और ये मुल्क को ये साबित करें, अवाम को और वोटर्स को ये साबित करें कि ये पार्लियामान, ये नेशनल असेंबली एक ऐसा फोरम है जहां पे उनके इश्यूज डिस्कस होते हैं, जहां पे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, जहां पे उनके मसाइल के हल के लिए सारे नुकात डिस्कस भी किए जाते हैं और आगे कोई नतीजे की तरफ भी ये हाउस मुल्क के मामलात पे लेके जा सकता है, जहां पे कोई ऐसी लेजिस्लेशन होती है जिससे उनके मसाइल हल होते हैं, जहां पे हमारे मुल्क के हर कोने से हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के जो मसाइल हैं और उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन होते हुए नजर आनी चाहिए, चाहे वो मुल्क के जिस भी हिस्से से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो जिस भी जेंडर से या किसी भी कोई भी जुबान बोलते हों। तो देखिए, ये अब हमें साबित करना होगा। इसके लिए हमें इनके साथ भी चलना पड़े तो हम चलेंगे, मगर मैं साथ ये भी जी जरूर एज अ मेंबर ऑफ द हाउस भी कहना चाहूंगा, एज अ मेंबर ऑफ माई पार्टी, एज अ वर्कर ऑफ माई पार्टी भी कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से बदकिस्मती से जो इनके ये जवाबात या इस तरह की बातें आई हैं ना जी कि हम ये हाउस चलने नहीं देंगे, हम ये हुकूमत चलने नहीं देंगे, तो ये भी गलत फहमी हमें साथ साथ दूर करनी होगी कि मफाहमत की और मुल्क को और हाउस को कंस्ट्रक्टिव तरीके से साथ ले जाने की जरूर कोशिश रहेगी और जितना जरूरत है उससे ज्यादा आगे तक जाएंगे। मगर अगर किसी की ये कोशिश हुई कि किसी भी सूरत वो हाउस को मफलूज करना चाहते हैं, उनकी नीयत ही हाउस को और गवर्नमेंट को मफलूज करना है, तो ये गलत फहमी भी उनकी दूर हो जानी चाहिए कि उनके बावजूद भी काम पहले भी हुआ है और आगे भी होगा इंशाल्लाह। सही। बिलाल साहब, पॉइंट आ गया आपका। शर्मिला साहिबा, आप क्या समझती हैं, ये जो स्पेशल सीट्स का फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से गुज़श्ता रोज आया है, इससे तो इंस्टेबिलिटी में इजाफा नहीं होगा? पीटीआई को भी एक टॉकिंग पॉइंट मिल गया है कि हमारा राइट था, हमें नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी तो चैंपियन करती है डेमोक्रेटिक कॉज को। आपको कैसा लगा ये फैसला? देखिए शाह साहब, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया है और इस फैसले के पीछे कुछ मुहर्रकात हैं। प्राइमरीली तो ये इशू है कि जनाब जिस जमात ने इलेक्शंस कंटेस्ट ही नहीं करे उनको हम रिजर्व सीट्स कैसे दे दें। जो भी फैसला आया है मैं समझती हूँ आईन और कानून के मुताबिक आया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया अब अगर इस फैसले से इनको इख्तलाफ है तो इनके पास ट्रिब्यूनल और फिर मुताल्लिका अदालतें जो हैं वो फोरम है जहां पर ये अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे वो वहीं पर जाके रुकती है जहां पर इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो बड़े फ्लॉड थे और वहां पर ये इलेक्शन कमीशन के जो सवालात थे उनके जवाबात नहीं दे सके। जो इनकी लीगल टीम थी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई और इनका सिंबल चला गया। उसके बाद जाहिर बात है ये इंडिपेंडेंट लड़े और तो जाहिर बात है रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी थी, चाहे वो बाद में सुन्नी इत्तेहाद बेशक क्यों ना ज्वाइन कर जाते। और उन्होंने किया। बात यह है कि ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस के मामलात हैं इनके ये बड़े पुराने हैं। अगर आप आज से 10 साल पहले भी देखें, 2013 की बात है, उस वक्त भी बड़े मुतनाज़ा थे और इसके ऊपर जस्टिस वजीउद्दीन की एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने भी ये कहा कि जनाब कि ये इलेक्शंस गलत हुए हैं। उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन सही तो नहीं हुए लेकिन जस्टिस वजीउद्दीन को इमरान खान ने फारिग कर दिया।
तो अगर ये अपनी जो मामलात हैं इनको ठीक कर लेना, इन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, तो अगर ये अपने मामलात सही कर लेते तो आज ये कोई भी मसाइल इनके ना शर्मिला साहब देखिए ना, ये इस पे आर्ग्यूमेंट ये होता है कि बाकी पार्टीज, PMLN पीपल्स पार्टी, वहाँ कौन सा कोई लार्जर डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है इंट्रा पार्टी इंतखाबात में, अनअपोज्ड ही इलेक्शन हो रहा होता है। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन इस फैसले में कहता है कि बतौर जमात हिस्सा ही नहीं लिया सुन्नी तहरीक ने इंतखाबात में। ये तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है कि अगर वो जीते नहीं है तो क्या वो जमात के तौर पे भी स्टैंड नहीं करते अगर वो कहीं पे सेकंड या थर्ड आ रहे हैं तो? नहीं जी, पहली बात तो ये है कि बाकी तमाम जमातों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी के ना बिल्कुल इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं। और हाँ, अगर कोई कैंडिडेट अनअपोज आ जाए तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन आप अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो तमाम चीजें पूरी करें ना। इन्होंने तो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है और ये इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सके। उनके कोई 80 सवाल थे जिनके जवाबात ये नहीं दे पाए, तो ये इसमें किसी की और की गलती नहीं, इनकी अपनी गलती है। सही। इस पे देखिए, जमात जो कंटेस्ट ही नहीं कर रही इलेक्शन, उसका एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, तो भाई उसको रिजर्व सीट्स कैसे मिल जाएंगे? चलें इस पे जवाब ले लेते हैं। अहमद साहब, आपने सुना शर्मिला साहिबा की राय भी और बिलाल साहब की भी। एज अ जमात अगर वो कोई एक कैंडिडेट भी जनरल सीट पे नहीं जीतता तो उसके बाद में एहतजाज किस बात का है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनके जो भी अपने इन्होंने ख्यालात का इजहार किया है, इनका नुक्ता नज़र है और इनको हक है अपना नुक्ता नज़र और माफ़ी व ज़मीर को बयान करने का, लेकिन इसमें कानून वाली बात कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ये जो पॉलिटिकल पार्टी को प्रोपोर्शनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, और जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, एस्टेब्लिश करता है, उसको प्रोसीजरल लॉ जो है ना, जो लेजिस्लेशन करके एक प्रोसीजर बनाते हैं, उसके साथ उसको नॉकआउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन क्रिएट की गई, हर तरह से पार्टी को तोड़ने की, उसको बिखेर दिया, उसको इलेक्शन सिंबल नहीं दिया, टोटल जो है कानून जो है उसको वॉयलेट किया उन्होंने। आइन थ्रू आउट पिछले 1-1.5 साल से आइन की हैसियत नहीं थी को पाकिस्तान में। जो कुछ हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान के हर शहरी ने देखा है कि असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में किस अंदाज में आइन की गुफ्तगू होती थी और किस अंदाज में जजिस के मुतालिक वहाँ पे बातचीत होती थी और क्या जुबान इस्तेमाल की जाती थी। ये सारी बातें अपनी जगह पर सवाल ये है कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है। जब एक पार्टी इतने बड़े मैंडेट के साथ आई, उसने उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट करके उसको आउट करने की पूरी कोशिश की गई, चलो नहीं हुई, उसके लोग इंडिपेंडेंट होके इलेक्ट होके आ गए। फिर उसको फिर यहाँ भी जो है कनात नहीं की, मैसिव रिगिंग की गई कि किसी तरीके से इनको आउट किया जाए। वो रिगिंग को भी सरवाइव कर गए और फिर अगर जो 30, 40, 50 सीटें जो हैं वो रिगिंग का जो है वो वजह से लूज हुई हैं, तो एक स्टोलन मैंडेट के ऊपर हुकूमत बना के इस किस्म की बातें करते हैं। क्या अखलाकी जवाब है इनके पास, और क्या कानूनी जवाब है, और क्या आईनी जवाब है? सवाल यह है कि ये सीटें जो है उनका हक है। ये प्रोसीजर लॉ किसे आप उनको नॉकआउट नहीं कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल एक इलेक्शन कमीशन जो है वो तो एक बी टीम बना हुआ है शुरू जो जिस अंदाज में वो अदालत के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अहमद साहब, ये प्रोसीजरल लॉ तो आप कह रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने तो लिखा है फैसले में कि आइन का आर्टिकल 51 भी है जो ये कहता है कि अगर जमात के तौर पे आपकी नुमाइंदगी पार्लियामान में नहीं मौजूद तो फिर तो स्पेशल सीट्स की उसमें बात ही नहीं है, वो सिर्फ जिसकी पार्लियामान में नुमाइंदगी मौजूद है उसके लिए है। नुमाइंदगी तो यूं माना कि वो जब उन्होंने एक इत्तेहाद करके एक पार्टी आ गई तो पार्लियामान में उसकी नुमाइंदगी तो हो गई। अब उसके बाद ये है कि जी उस वक्त करनी थी, फलां जगह थी, ये एस्पेक्ट जो है ना ये सब्सटेंशियल नहीं। इसमें अहमद साहब देखें ना, 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, अब 104 उसका सेक्शन ये कहता है कि जिस वक्त कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं उसी वक्त आपने लिस्ट फराहम करनी है, वो तो नहीं की ना। मैं कह रहा हूँ ये प्रोसीजर है उसके मुतालिक। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बहुत सारी ऐसी मामलात यहाँ पे इन्होंने ये जब जिस वक्त इस पार्टी को किसी न किसी हीले बहाने से आपने तोड़ फोड़ किया और उनको नहीं आने दिया गया,
उसके बाद ये वक्त था कि जहां पे सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाएंगे आप। ठीक। सब्सटेंशियल जस्टिस में देखा जाएगा कि उनको माइनर टेक्निकलिटीज को छोड़ेंगे और आप देखेंगे कि इंसाफ क्या कहता है। मतलब रिलीफ की एक्सपेक्टेशन थी आपकी। आपके तकाजे क्या हैं इंसाफ को। अब इसीलिए कहा जाता है कि आप इंसाफ को जो टेक्निकलिटीज के ऑल्टर पे नहीं चढ़ा के उसकी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं आप। सही सही। बिलाल साहब आप क्या समझते हैं इस पे? ठीक है अहमद साहब, पॉइंट आ गया आपका। जी बिलाल साहब, आप इससे पहले भी जो बात कर रहे थे, अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात के खिलाफ जब फैसला आता है ना, तो जो उसको अपोज कर रही होती हैं वो सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन कल को जाके उसी का शिकार हो जाती हैं। एक मरतबा सेनेट में आपसे भी निशान छीना गया, पीटीआई कह रही थी ठीक हुआ, अब आप कह रहे हैं ठीक हुआ। तो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड क्यों करना है आपने? वो तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। देखिए, हमने डिफेंड तो नहीं करना, हमने कि डिफेंड इलेक्शन कमीशन, हम हमेशा ये कहते आए हैं मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है और इलेक्शन कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका फैसला करेगी और इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला किया है। और अगर आप उस फैसले से नहीं है मुतमईन तो यहाँ पे फोरम्स मौजूद हैं, आप सुपीरियर कोर्ट्स में जाके चैलेंज कर सकते हैं। मगर देखिए बात यह है कि अगर क्योंकि एक टॉक शो में बहस हो रही है, हम भी लीगल एक्सपर्ट से अपनी पार्टी के अंदर भी अदरवाइज भी इस डिबेट को सुनते हैं, तो हमें जो बात में समझ में आती है वो यही है जो आपने अभी कही कि एक जमात है जिसका नाम है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसका कोई भी शख्स जमात में इलेक्शंस में नहीं जीता, ये कोई सीट्स नहीं जीते। और इन एडिशन टू दिस इलेक्शन से कबल इन्होंने कोई भी रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं कराई। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो दीगर जमातें हैं और वो इनिशियल एक लिस्ट जब जमा कराती हैं इलेक्शन से कबल, उसकी भी एक डेडलाइन होती है, इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल जारी करता है। हमारी जमात ने, पीपल्स पार्टी ने, सब जमातों ने रिजर्व सीट्स के लिए कैंडिडेट्स की, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं चाहे वो विमेन हैं, उनके लिए लिस्ट जमा कराई। और अब इलेक्शंस के बाद जब वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए और आपकी जनरल सीट्स उससे ज्यादा एक्सीड कर जाएं और आपके हिस्से में उससे ज्यादा सीट्स आ जाए तो तब भी आप एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जमा करा सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर पीटीआई ये समझती है या ये अहमद अवैस साहब जो बात कर रहे हैं कि यहां पे भी गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स वाला फॉर्मूला हो कि आइन से बाहर जाके, क्योंकि ये समझते हैं इनका हक है तो कोई ना कोई फैसला है, या तो ये बता दें कि इस सारे प्रोसीजर के अंदर इलेक्शन एक्ट समेत कहां पे इसकी गुंजाइश बनती है, किस सेक्शन के तहत, तो ये बता दें। इनमें से कोई ये बात नहीं करता, इवन इनके लीगल लोग भी आके ये बात नहीं करते। बिलाल साहब वो कह रहे हैं प्रोसीजरल है ना, आप अगर इस तरह का रिलीफ भी नहीं दे सकते, फिर वो तो ये कहते हैं सिंबल ले लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, अब स्पेशल सीट भी ले ली, वो भी आपके पास चली जाएंगी। देखिए शर्मिला साहिबा ने नहीं, देखिए हमने तो नहीं ली जी। देखिए शर्मिला साहिबा ने बात की, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मसाइल बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। ऊपर से फॉरेन फंडिंग के ऊपर एक तफसीली केस चला और इनकी प्रूवन फॉरेन फंडिंग है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, जहां पे ट्रेल्स का इनका हिसाब नहीं है। इनको तो आदत ही हो गई थी कि हम जो मर्जी करते जाएं, हमारा सिलसिला किसी तरह चलता रहे। गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स हों, हर चीज पे स्टे ले ले। कासिम सूरी जैसे शख्स को जो जीता ही नहीं था उसको स्टे पे रख के ना सिर्फ डिप्टी स्पीकर रखे मगर कि उसी शख्स के हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए साइफर जैसे झूठ पे, इनको आते ऐसी पड़ी नहीं है। तो ये समझते हैं कि जनाब हमने जो बात कर दी उसका तरीका निकलना चाहिए। अब आज ये बता दें, चलें आप समझते हैं प्रोसीजरल इशू है, उससे सुपीरियर कोई शिके हैं आइन की, तो आप उसकी बुनियाद के ऊपर अपना केस लड़ें, मगर आइन और कानून के दायरे में ही आपने अपना कोई मुकदमा लड़ना है ना जी, या बस आपने इसी तरह बातचीत। नहीं, वो सुपीरियर कोर्ट्स में भी यही है ना, वो कह रहे हैं हमारा सिंबल गया ही वहां पे था।